नमस्कार साथियों, आज फिर आपका एक बार सारथी सक्सेस सेंटर में हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। साथियों, आपने जो प्यार दिया और जो आपने साथ बनाया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में स्वर संधि से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन किया था और अंत में हमने स्वर संधि से संबंधित जो उनके भेद थे उससे जुड़े हुए सारे सरलीकरण करते हुए उनका एक चार्ट भी बना लिया था। और मैं ये समझता हूं कि स्वर संधि करने के बाद आपने उनके उदाहरणों को या उनसे जुड़े हुए अन्य उदाहरणों को आपने पढ़ा होगा, उनका विग्रह किया होगा एवं उसको समझने का प्रयास भी किया होगा। और उस प्रयास के दौरान आपको कुछ समस्याएं भी आई होगी। उन समस्याओं को हम जैसे ही संधि का अध्याय कंप्लीट हो जाता है, ये प्रकरण हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद 1 या 2 कक्षा हम आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उससे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर के आएंगे, उसमें हम उनका समाधान करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। आज हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है, व्यंजन संधि का विग्रह कैसे किया जाता है, व्यंजन संधि की पहचान कैसे की जाती है। प्रश्न 2 तरीके से हमारे सामने आता है, संधि की पहचान और संधि का विग्रह। तो आइए चलते हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि। अब हमने देखा था कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो। प्रथम शर्त यह है। दूसरी शर्त क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो? व्यंजन हो, तो वे भी व्यंजन संधि होगी। इसके अलावा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, और इस प्रकार के उनके मेल से जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी से आप इसको पारिभाषिक दृष्टि से देख सकते हो कि व्यंजन के साथ स्वर के एवं व्यंजन के साथ व्यंजन के एवं स्वर के साथ व्यंजन के मेल से होने वाले बदलाव, विकार या परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इनके परिवर्तन को हम समझने के लिए मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, संस्कृति। संस्कृति। एक शब्द लिख रहा हूं, परिष्कार। एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, युवावस्था। एक शब्द आपके सामने आ रहा है, प्रातः काल। ये 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं और अब इनका हम विग्रह करते हैं, जिससे कि स्वर संधि में जो बदलाव किस स्वरूप में हमारे सामने आता है, हम उसको देख व समझ पाएंगे। अगर मैं इसका बदलाव करूं विग्रह, तो मैं करूंगा सम और कृति। सम और कृति। यहां मां, आपको मैंने जब संधि शब्द के बारे में बताया था तो एक चीज बताई थी मैंने आपको कि मां 2 तरीके से परिवर्तित होता है, अनुस्वार में और अपने पंचमाक्षर में। वो अब हम व्यंजन संधि के अंतर्गत जैसे जैसे अपने कारणों के साथ, उदाहरणों के साथ, स्वरूपों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हम इनका भी अध्ययन करते जाएंगे। यहां मां किस में बदला है? का से मां के मध्य में जो वर्ण आए उसके कारण ये मां किस में बदला? अनुस्वार में। और एक स नया हमें देखने को मिला। उसी प्रकार इसका परिवर्तन करें, परि और कार हो रहा है।
हो रहा है या नहीं हो रहा? और इसमें एक नया वर्ण आ रहा है श। क्लियर? तो परिवर्तन हो रहा है, नया वर्ण आ रहा है। ये सब हम बदलाव कहां देख रहे हैं? व्यंजन संधि। अब इनको कहते क्या है देखो, आइए। पहला शब्द हमारे सामने आता है आदेश, दूसरा शब्द हमारे सामने आता है आगम, तीसरा शब्द हमारे सामने आता है लोप, चौथा शब्द हमारे सामने आता है प्रकृति भाव। ये चारों के चारों शब्द हैं, ये अब व्यंजन संधि से जुड़े हुए हैं। व्यंजन संधि में होने वाले बदलावों को, परिवर्तन को, विकारों को इंगित करने वाले शब्द हैं। हम पहला शब्द लेते हैं आदेश। आदेश का अर्थ यहां संधि के तहत यह लिया जाता है कि यदि दो वर्णों के मेल से किसी एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? आदेश। दोबारा सुनना मेरी बात को मित्रों, साथियों ध्यान देना। ये आदेश क्या होता है? आपके सामने हो सकता है ये पहली बार ये शब्द आया होगा, लेकिन इसको हमें ढंग से समझना है, ढंग से अवबोध करना है कि हम आगे भविष्य में इस प्रकार के शब्दों से जब भी सामना करें तो हम अपरिचित से न हरे। आदेश अर्थात जब दो शब्दों के दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक वर्ण अन्य वर्ण में बदल जाता है, अर्थात एक वर्ण की जगह दूसरे वर्ण का आदेश हो जाता है, उसे हम कहते हैं आदेश। देखो जैसे मैंने सम लिखा और कृति लिखा, म जो हल चिन्ह के साथ था अर्थात स्वर रहित था, वो अनुस्वार में आदेश हो गया। आया समझ बात? इसे कहते हैं आदेश। दूसरा आगम। आगम शब्द का अर्थ होता है आना, अर्थात जब संधि के तहत वर्णों के मेल के कारण कोई परिवर्तन ना होकर केवल एक नया वर्ण आ जाता है, अर्थात आपस में चेंज नहीं होता है, आपस में परिवर्तित नहीं होता है, केवल नया वर्ण स्वीकार कर लिया जाता है या वो वर्ण आ जाता है, उसे हम कहते हैं आगम। यहां देखो सम और कृति में म तो आदेशित हुआ अनुस्वार में और स क्या हो गया? आगम हो गया। उसी प्रकार मैंने आपको एक अलग से उदाहरण बता दिया, परि और कार शब्द मिलने से इस से का क्या हो गया? आगम हो गया। क्लियर साथियों? समझ पा रहे हो आप? हाँ, आगे चलते हैं। आदेश और आगम। एक आता है लोप। लोप मतलब समाप्त हो जाना या हट जाना। तो ये एक मैंने एक शब्द लिखा आपको युवावस्था। अगर मैं इसका टुकड़े करता हूं, विग्रह करता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा युवन और अवस्था। युवन और अवस्था। यहां क्या हो रहा है? न का लोप किया दिया जा रहा है, न का क्या कर दिया जा रहा है? लोप कर दिया जा रहा है। न का लोप होने से यह अ व में मिला तो युवा बना और पीछे वस्ता हमने हूबहू लिख दिया। यहां क्या हुआ? लोप। अर्थात जब वर्णों के मेल से किसी वर्ण को हटा लिया जाता है, वहां क्या हो जाता है? लोप। अर्थात ना तो वर्ण आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तित होता है, ना ही नया वर्ण आता है, केवल जो वर्ण है वो हटा लिया जाता है, वहां होता है लोप। ये सब तरीके जो स्वरूप है संधि के, वो हम व्यंजन संधि के अंतर्गत अब पढ़ने जा रहे हैं। अगला आता है प्रकृति भाव। प्रकृति जैसा है वैसा ही रहना, प्रकृति में कोई चेंज नहीं है। अर्थात इस प्रकृति भाव शब्द के अंतर्गत अगर हम संधि में पढ़े तो इसके अंतर्गत उनका विग्रह करेंगे तो हूबहू वैसा ही होगा, संधि करेंगे तो हूबहू वैसी होगी। जैसे प्रातः काल शब्द है, प्रातः काल का मैं विग्रह करता हूं तो प्रातः और काल लिख देता हूं।
और अगर मैं इनका संधि करूंगा तो मैं इस प्रकार से लिख दूंगा, अर्थात इसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आ रहा है। हमने जब संधि शब्द की को परिभाषिक दृष्टि से देखा था दोस्तों, जब हमने ये भी एक परिभाषा दी थी कि वर्णों के मेल से होने वाले बदलाव या विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अगर वो बदलाव, विकार या परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको संधि नहीं कहते। इसका तात्पर्य यहाँ प्रकृति भाव में संधि नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि परिभाषा तो हमें यही बतला रही है कि इसमें संधि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें संधि है और संधि के तहत कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसको हमने स्वरूप को नाम दे दिया प्रकृति भाव। ऐसे कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने जहां वर्णों का मेल तो हो रहा है किंतु वहां ना कोई नया वर्ण नए स्वरूप में आदेशित हो रहा है, ना ही कोई नया वर्ण आ रहा है, ना ही कोई नया कोई वर्ण समाप्त हो रहा है, बल्कि हूबहू उसी प्रकार साथ मिला करके लिख दिया जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न करूं, शब्द शुद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर मैं प्रातः काल को इस प्रकार से लिख दूं तो क्या यह शब्द शुद्ध होगा? क्या यह शब्द शुद्ध होगा? क्या आप कह रहे हो सर ये तो शब्द ही है, उन आपने जोड़ के लिख दिया होगा, शब्द तो शुद्ध होना चाहिए। और आप में से कई मेरे साथी कह रहे हैं नहीं सर ये अशुद्ध हैं, और हो सकता है उनको इसका कारण भी पता हो, लेकिन अधिकांश मेरे साथियों को इसका कारण पता नहीं है। हम इस पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे कि मैंने आपको शुरुआत में जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने कुछ शब्द बताए थे, जैसे भ बताए थे, और मैंने कहा था अगर इनके ऊपर से सिरो रेखा कर दी जाए जैसे ऐसे, तो वो शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यहां अशुद्ध हो जाता है। तो ये क्या था? जो एक गोल चिन्ह था, गुंडी के समान, गोले के समान, उस पे ऊपर से सिरो रेखा नहीं जाती। ये भी क्या है? विसर्ग एक गुंडी के समान चिन्ह है, वो अंदर से खाली ना होकर के भरा हुआ हम लिखते हैं, तो इसी के ऊपर से कभी भी सिरो रेखा नहीं जाती है साथियों। अगर सिरो रेखा हमने कर दी तो वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा। मैंने एक प्रश्न पत्र देखा था, उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत शब्द शुद्धि के कुछ शब्द दिए हुए थे कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो उसमें एक शब्द ऐसा लिख दिया था, 3 शब्द अन्य थे, एक ऐसा लिख दिया था। एक बार तो हमारा मस्तिष्क चकरा जाता है कि हमने तो यही पढ़ा है, संधि के अंतर्गत प्रातःकाल साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने संधि के अंतर्गत पढ़ा जरूर है, लेकिन उनका मूल स्वरूप अपने वर्ण विचार के साथ नहीं जोड़ा था। इसलिए हम इसको करने में संकित हो जाते हैं और कई बार क्या करते हैं? गलत कर जाते हैं। तो अब इस कक्षा के बाद आपका यह प्रश्न, इससे जुड़े हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो गुंडी आने के बाद, विसर्ग आने के बाद उसके ऊपर से सिरो रेखा नहीं लगेगी। आया समझ? तो हमने क्या देखा? व्यंजन संधि का परिभाषा, व्यंजन संधि के 4 स्वरूप की किस प्रकार से ये संधि होती है, आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं, हम कुछ व्यंजन संधि में नियमों का उल्लेख करेंगे। व्यंजन संधि को अलग कोई प्रकारों में नहीं बांटा गया है। जिस प्रकार से हमने स्वर संधि को 5 प्रकारों में बांटा था, व्यंजन संधि को इस तरह से प्रकारों में नहीं बांटा गया, क्योंकि व्यंजन की संख्या भी अधिक है और व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उनका स्वरूप भी अधिक है। तो उन सबको व्याकरणाचार्य थे जिन्होंने भाषा का व्याकरण को रचा, उन्होंने उनको नियमावली के अंतर्गत जकड़ दिया, और हम अपनी कक्षा में वही नियमों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। एक
चीज है अपने पास कि हम दो वर्ण मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दो वर्ण मिलाते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब इसमें नियम क्या कहता है? अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से थे? क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग हमारे पास थे। हमने वर्ण विचार में भली भांति देखा था कि इन वर्गों का पहला वर्ण अर्थात ये स्वयं ही होंगे। क होगा या च होगा या ट होगा या त होगा या फिर प होगा। इनमें से कोई यहां बैठ जाए, आके यहां पे आ जाए, प्रथम शब्द का अंतिम रूप में आ जाए और उसके बाद सघोष आ जाए। क्या आ जाए? सघोष वर्ण आ जाए। अब मैंने आपको अघोष और सघोष उस समय बताया था, तो मैंने अपनी पिछली कक्षा में वर्ण विचार के तहत यह भी कहा था ये हमारे संधि में काम आने वाले तथ्य है, इसको आप थोड़ा ध्यान देना। अगर अभी भी आप इनको भूल गए हो तो वो पिछली कक्षा को एक बार जरूर देख लेना, जहां मैंने वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजनों का और वर्णों का पूर्ण वर्गीकरण आपके सामने रखा था। तो सघोष के अंतर्गत क्या आता है हमारे पास? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात ये वर्ग है 5, इनका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। उसके बाद हमारे पास आता है य, र, ल और व, ये आते हैं। और क्या आते हैं? सभी स्वर हमारे पास आते हैं। यह सघोष के अंतर्गत आता है। लेकिन इस संधि को मैं आपको एक उपनियम के साथ पढ़ाऊंगा, इसलिए इसमें से क्या कर रहा हूं? 5वें को वर्ण को हटा दे रहा हूं। 5वां वर्ण क्या हो रहा है? हटा रहा हूं। और जो ह है उसको भी हटा रहा हूं। अर्थात इस संधि के अंतर्गत हम ह से होने वाली संधि या पंचमाक्षर से होने वाली संधि को नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? ये आ को हटा देता हूं और इस पंचमाक्षर को हटा देता हूं। अर्थात अब हम क्या पढ़ेंगे? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई वर्गीय का प्रथम वर्ण हो, वर्ग का, जैसे कि क, च, ट, त और प हो, साथ में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, जैसे तीसरा का तीसरा क्या है? ग या घ आ जाए। इसके अंतर्गत क्या है? ज या झ आ जाए, ड या ढ आ जाए, द या फिर ध आ जाए, ब या भ आ जाए। ये क्या आ जाए? दूसरे शब्द के प्रथम रूप में आ जाए, या फिर हमारे साथ यरलव आ जाए, या फिर स्वर आ जाए। तो यह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? आदेशित हो जाएगा। ये बदल करके इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? तीसरा वर्ण आ जाएगा। यह नियम 1 है अपारावार। अगर आप इसको याद करना चाहो तो पहला वर्ण साथ में सघोष और यह परिवर्तित होता है तीसरे में। इतना सा बॉक्स बना करके आप अपने दिमाग में रचा बसा लो, आपका ये नियम भली भांति हो गया। इस नियम के तहत हम जो भी शब्द आएंगे उसका बहुत ही सरलता से विग्रह कर लेंगे और पहचान भी कर लेंगे। अर्थात इस प्रकार के शब्दों में अगर वो संधि शब्द हैं तो हमें तीसरा वर्ण देखने को मिलेगा, और सब विग्रह करेंगे तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे? पहला वर्ण प्रतिस्थापित कर देंगे। क्लियर? दोबारा मैं आपको इसका पारिभाषिक दृष्टि से बता देता हूं। यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त और प आए तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? सघोष आए, अर्थात सघोष से तात्पर्य है कि तीसरा व चौथा वर्ण आए। 5वां वर्ण मैंने आपको हटा दिया, आप ध्यान रखना। तीसरा व चौथा है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं।
य, र, ल और व आए, हा को भी मैंने हटा दिया। मैंने कहा मैं आपको इसके उपनियम के अंतर्गत उनका अलग से बताऊंगा। या फिर कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में आदेशित हो जाता है। क्लियर? अब एक उदाहरण देखते हैं। देखो सदाचार शब्द है हमारे सामने। द कौन सा है? द तीसरा आ रहा है। ये लाइन कौन सी है? तीसरे वर्ण की, और ये है चौथे। तीसरा आ रहा है तो हमें ये सोचना होगा तीसरा वर्ण है, अर्थात ये प्रथम वर्ण विग्रह में जाएगा। तो अगर मैं इसका विग्रह करूं, सत और आचार, सत और आचार। क्लियर? यहां त था, त अर्थात प्रथम वर्ण, और यहां क्या था? स्वर आया हमारे नियम के अंतर्गत, स्वर और प्रथम वर्ण। ये प्रथम वर्ण किस में आदेशित हुआ, अर्थात बदला या परिवर्तित हुआ? तीसरे में हुआ। तीसरा कौन आया हमारे पास? द आया। इस द में हमने क्या जोड़ा? आ स्वर जोड़ा। आ स्वर जोड़ा तो ये क्या बन गया? दा बन गया। और सेम हूबहू बाकी सब वर्णों को हम लिख देते हैं, तो क्या बन गया? सदाचार। समझ पा रहे हो दोस्तों कि हमने प्रथम नियम के अंतर्गत किस प्रकार से शब्द का विग्रह किया और वापस उस शब्द को संधि के तहत लेकर के आए, और जो परिवर्तन हुआ अपने किस नियम से हुआ। सिर्फ इस बॉक्स को आपको दिमाग में रचा बसा लेना है। वन प्लस सगोस और वन बदल जाएगा अपने तीसरे में। और पहचान करने के लिए हमें क्या करना है? शब्द देखना है। वर्ण शब्द देखोगे तो शब्द के अंतर्गत जो वर्ण आएगा उस वर्ण को देखना कि क्या वह तीसरा वर्ण है क्या? किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है क्या? अगर है तो आप अपने दिमाग में एक बार उस व्यंजन संधि के प्रथम नियम को जरूर ले आना, तो संभवतः आपकी वो नियम अधिकांशतः मदद कर देगा। अगला देखो, एक शब्द आता है वागीश, या उसको वागीश्वरी भी कह सकते हो आप। वागीश, आप यहां ग देख पा रहे हो, ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो हमने देखा कि तीसरा आया तो यहां क्या होगा? प्रथम वाक और ईस का किसमें रूपांतरित हुआ? अपने तीसरे में, ग में, और इसके साथ क्या जुड़ गया? दीर्घ ई, तो क्या बन गया? गी। यहां वा का वा लिख दिया और पीछे हमने सा का सा लिख दिया। अब इस वागी शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? हम पढ़ रहे हैं, विग्रह भी कर रहे हैं। वाक शब्द होता है बोलना। वाक शब्द होता है बोलना। बोलना किससे संबंधित है? कौन बोलेगा? जो उच्चारित कर पा रहा है या जिसके अंदर कुछ अभिव्यक्ति भरी हुई है वही बोल सकता है, अर्थात जिसके पास कुछ ज्ञान होगा। ईश मतलब ईश्वर, अर्थात ज्ञान के ईश्वर। हमारे ज्ञान के ईश्वर में हम किसकी पूजा करते हैं या किसका नाम का स्मरण करते हैं? तो वो है माँ सरस्वती, जिनके हम सभी आराध्य हैं, हम सभी उपासक हैं, और निरंतर हम उसकी उपासना करते हुए अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। तो मैं इस वागी शब्द के साथ माँ सरस्वती से यह भी प्रार्थना करूंगा कि आप और मेरा, हम सब का ज्ञान में निरंतर अभिवृद्धि करते रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आगे यही शब्द आया वागीश्वरी, वाक और ईश्वरी। एक शब्द आ रहा है हमारे पास जगदीश, द आ रहा है, तो इसको हम अगर मैं विग्रह करूं तो करूंगा जगत और ईश। क्या हुआ? जगत और ईश। तो किस में बदला? द में, तीसरा में ई की मात्रा लगी, आगे जग कर दिया और पीछे सा का सा कर दिया। आया समझ? एक शब्द हमारे पास आ रहा है, ये शब्दों को मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा, अब्ज, अजंत और अब्द, क्योंकि ये शब्द आपको देख करके मेरे हिसाब से नए लग रहे होंगे, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। और ये पर्याय रूप में भी हमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। दिग्दर्शन, यहां क्या है? ग है, अर्थात क होगा दिक,
और दर्शन। ये क किस में रूपांतरित हुआ? ग में। अब ग को मैंने इस प्रकार से लिखा है, ये भी मैंने आपको अपनी कक्षा में बता रखा है। जब हमने स्वरों को, व्यंजनों को देखा और हमने वर्णों को स्वर रहित किया, तो हमने कहा कि जो खड़ी पाई के आगे शुरू होकर आगे ही खत्म होते हैं, वह स्वर रहित करते समय उनकी खड़ी पाई को हटा दिए जाते हैं। अगर कोई साथी जो अब मेरे से जुड़ रहे हैं, यदि इसके बारे में जानना है तो पिछली कक्षा को आप भली भांति देख सकते हो। उसमें मैंने एक अलग से विषय वस्तु के रूप में वर्णों को स्वर रहित करना, उनके नियमावली से आपको परिचित करवाया था। ग कर दिया मैंने। क्योंकि अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अपने आप में व्यंजन है, तो इस वर्ण के साथ मिलेगा नहीं, तो जैसा है वैसा लिख दिया और आगे दी का दी कर दिया। क्या शब्द बन गया? दिग दर्शन। क्लियर? ये शब्द आता है अब्ज, अजंत और अब्द। अब ब आया, ब क्या है? तीसरा है। किस में जाएगा? प में। अगर अब्ज को मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा? अप और ज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अप और ज। ये प किस में बदला? ब हलंत में, जिसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। चूंकि पीछे ज व्यंजन है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा। ज को ज कर देते हैं और आ को आ कर देते हैं। शब्द हमारे सामने आ गया अब्ज। अब अप का अर्थ क्या होता है? अप का अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। और ज हमने कई बार देखा, ज से हम अर्थ लेते हैं जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अर्थात जो जल में जन्म लेता है उसे हम अब्ज भी कहते हैं। अब एक आपके दिमाग में आया होगा एक नया ज्ञान कि इसका तात्पर्य ये हुआ, ये एक पर्याय शब्द है कमल का। जलज जिसे हम कहते हैं उसको हम अब्ज भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये एक पर्यायवाची शब्द भी है कमल का। उसी प्रकार अब्द, इसको हम अगर करें तो अप और द बनता है। प किस में बदल गया? ब में आ का आ गया और द का द आ गया। अब्द। द का अर्थ क्या हो गया? देने वाला। अर्थात जो हमें जल देता है उसे हम अब्द भी कहते हैं। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? जी, पता, निश्चित पता चल गया। बादल का, पयोद का, मेघ का, ये सब का पर्यायवाची हम अब्द भी करते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है। मैंने एक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र को मैं देख रहा था, तो उसमें यह शब्द लिखा हुआ था कि अब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। मैं यह शब्द वहां से देखा है, आप भी कहीं देख पा रहे होंगे, कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने ये अब्द शब्द को बहुत समय पहले मैं प्रश्न पत्र को देख रहा था किसी प्रतियोगी परीक्षा का, तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि इसमें संधि भी है, संधि भी है। क्योंकि जब इसको विग्रह किया तो इसमें अप आया। अप जल का पर्यायवाची है और द देने वाला है, तो इसका पर्याय हुआ बादल। एक शब्द आता है अजंत। क्या आता है? अजंत। अजंत। ज कहां आया हमारे पास? इसके अंतर्गत आया। किसके अंतर्गत आया ज हमारे पास? इसके अंतर्गत आया ज हमारे पास। तीसरा वर्ण आ रहा है, तो इसको हम किस में बदल रहे हैं? विग्रह में। प्रथम में देखो, अच और अंत। अच और अंत। च किस में बदल गया? ज हलंत में बदला।
चूंकि अ होने से ज क्या हो गया, स्वर सहित हो गया, अ का अ कर दिया और अंत का अंत कर दिया, अजंत। यहां अत शब्द का तात्पर्य है स्वर। क्या है? स्वर। अंत का अर्थ होता है लास्ट में या अंतिम रूप में, अर्थात वह शब्द जिसका अंतिम वर्ण क्या होता है, स्वर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। समझ आया दोस्तों कि इस व्यंजन का प्रथम नियम क्या है, आप इसको रचा बसा लो। किसको? इसको बस। 1 प्लस सगोस, जिसमें से पांचवा और हा छोड़ना है, तो पहला किस में रूपांतरित होगा, तीसरे में। पहचान क्या है, हमें ये तीसरा देखना है। यहां हमने तीसरा देखा, यहां भी हमने तीसरा देखा, यहां भी देखा, यहां भी देखा, यहां भी देखा, यहां भी देखा और यहां भी देखा। देखा तो इसको हमने किस में बदल दिया, प्रथम में। प्रथम में बदला। अगर पीछे दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण स्वर था तो उसको पूर्ण वर्ण बना दिया स्वर सहित, नहीं था तो जैसा था वैसा रख दिया हमने, जैसे दिग्दर्शन शब्द था। क्लियर? आया समझ? अब हम इसके जो पांचवा और हा छोड़ा था उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, वही चीज प्रथम होगा और उसके बाद क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा। क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा। तो यह वर्ण अपने ही पांचवे में आदेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने ही पांचवे में आदेशित हो जाएगा। इतना सा एक बॉक्स है। ये दूसरा बॉक्स जो प्रथम का उपनियम भी हम इसे कह सकते हैं, इसको दिमाग में बसा लो कि अगर किसी वर्ण का प्रथम, अर्थात किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई पांचवा वर्ण हो वर्ग का, अर्थात जिसे हम पंचमाक्षर भी कहा था, वो आए, तो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के, किसके, अपने ही वर्ग के। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, इसको पूर्ण ध्यान से देखना। अगर यहां क आए, क्या आए, क, पीछे पांचवा कोई भी आ जाओ, न आ जाओ, म आ जाओ, न आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, ये क किस में बदल जाएगा, अपने ही पांचवे में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना, पीछे पंचमाक्षर कोई आए उसे हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बदलाव कहां होगा, यह जिस वर्ग का है उसका ही पांचवा आएगा। स आ जाए, त आ जाए, त आ जाए और प आ जाए, ये किस में बदलेंगे, अपने ही पांचवे में। ये विशेष ध्यान देना है। कई बार हम इसको पढ़ते हैं तो मैं ये अनुभव करता हूं, हम ये अपना पंचमाक्षर किस में बदल देते हैं, ये जो होता है उसी का ही स्वर रहित रूप लिख देते हैं, है ना। वो नहीं करना है हमें, जिससे कि हमारा ये नियम ही अशुद्ध हो जाएगा। हम नियमों से परे जाकर के संधि विग्रह कर लेंगे तो वो संधि विग्रह भी गलत होगा। अर्थात इस जहां ये वर्ग का प्रथम वर्ण है वो अपने पांचवे में बदलेगा और संधि हो जाएगी। देखो जैसे यहां दो न है, दो न है, ता का पांचवा क्या होता है, न होता है, और यहां दूसरा न क्या है, ये पंचमाक्षर है। इसका अगर मैं वर्गीकरण करूं, मैं लिख सकता हूं सत और नारी, सत और नारी। समझ पा रहे हो दोस्तों? यहां क्या है, ये प्रथम है और यहां क्या है, ये न पांचवा है ना, प्रथम है और पांचवा है। ये त जो प्रथम था अपने ही पांचवे में बदलेगा, ता का पांचवा क्या था, ना, और पीछे यहां ना का ना हमने जो पांचवा था उसको हूबहू लिख दिया। स का स्व हमने लिख दिया और री का री कर दिया। चूंकि ना क्या था,
व्यंजन था तो ये ना व्यंजन रहित ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सन्नारी। क्लियर? ये तो चलो दो वर्ण पांचवे पंचमाक्षर एक जैसे कर दिए। अब एक और उदाहरण लेते हैं, सत और मारग। सत और मारग, इसमें देखो ये भी प्रथम है और मां क्या है, प वर्ग का पांचवा है। ये प्रथम किसमें बदला, अपने ता के पांचवे में, और मां का मां आ गया। आगे हमने स ना को हलंत मां रग लिख दिया, सन मार्ग, अर्थात सत्य का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो उच्च आदर्शों नैतिक आदर्शों को पालन करते हुए चलने वाला पथ है, जीवन की विचरण का क्षेत्र है, वो क्या है, सन्मार्ग है। उसी प्रकार देखो यहां पंचमाक्षर है, किस वर्ग का, क वर्ग का, तो हम इसको प्रथम में क्या ले जाएंगे, प्रथम वर्ण कर देंगे दिक और नाग। दिक और नाग, ना पंचमाक्षर है, पांचवा वर्ण है ता का, तो ये किस में बदल गया, ड में, पंचमाक्षर में, और दी का दी कर दिया और हमने ना का ना कर दिया। आया समझ? उसी प्रकार इसका करिए, वही सेम प्रारूप में है जैसा कि अभी हमने उससे पहले वाला वर्ण पढ़ा। आप कर पा रहे होंगे सर, आप बोल रहे होंगे कि सर हमने तो इसका कर लिया, प्राक और मुख, प्राक और मुख। क्लियर? आया समझ? तो दूसरा नियम ये हमारे पास है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, अर्थात क च ट प में से कोई एक हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण हो किसी वर्ग का, तो यह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही पांचवे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। मैंने आपको उदाहरणों से समझाया। आप शब्दों के साथ खेलिए, मेरा आपसे अनुरोध है, आप जब ये संधि पढ़ रहे हो तो बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे, अब उनको विश्लेषित कीजिए। जब हम शब्दों के साथ खेलना शुरू करेंगे सॉरी, तो हम अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यह तथ्य जो है संधि के, समाज के, उपसर्ग के, ये अभ्यास से बहुत एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले तथ्य हैं। हम अपने इन क्षेत्रों में, इन संधि समास उपसर्ग के क्षेत्र में पारंगतता तब ही हासिल कर सकते हैं जब हम अभ्यास करते हैं। कहावत है ना हिंदी में मित्रों कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते पाहन पड़त निशान। अर्थात जितना ही अभ्यास करेंगे हम अपने ज्ञान में उतनी ही दक्षता के साथ अभिवृद्धि करते जाएंगे, और हम इसी के साथ हम और आप साथ बने हुए हैं, यही अभ्यास हम और आप मिलके कर रहे हैं। तो आप इस क्लास के बाद भी जब अपना स्वाध्याय करो तो शब्दों के साथ खेलो, अर्थात अभ्यास करो, और उसमें आपको निश्चित रूप से कई ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिनका आप वर्गीकरण नहीं कर पा रहे होंगे या आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए मैंने आपको आज की कक्षा शुरू होने से पहले ही कहा था कि हम जब संधि का प्रकरण पूर्ण कर लेंगे तो एक या दो कक्षा आपकी समस्याओं के समाधान की रखेंगे। आप हमें वो शब्द बताना, सभी दोस्तों से मैं निवेदन रहेगा कि आप हमें वो सभी शब्द बताना जो आप नहीं समझ पाए हो, हम उन सभी शब्दों को लेकर के वो कक्षा में हाजिर होंगे। आगे चले दोस्तों। अब हमारे सामने क्या आता है, वो हमने जो छोड़ा था कि पंचमाक्षर का हमने प्रयोग कर लिया। अब हमारे सामने आता है यदि किसी शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प हो, अर्थात प्रथम शब्द का
अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, अर्थात यही हो, क्योंकि हमारे सामने यही शब्द बार बार आ रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूं लेकिन उसको आप समझना, मैं इन शब्दों की बात कर रहा हूं, आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आपके पास ये शब्द आ जाएंगे। जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण कोई वर्ग का प्रथम वर्ण हो, जो कि ये स्वयं है। अब ये इनको वर्ग के नाम से भी जानते हैं और प्रथम वर्ण भी यही है। इनमें से कोई एक हो, उसके बाद क्या आ जाए, हा आ जाए। क्या आ जाए हमारे सामने, हा आ जाए। तो इसका परिवर्तन कैसे होगा, इसका परिवर्तन कैसे होगा? तो दो तरीके से इसमें बदलाव आएगा। एक तो ये क्या होगा, अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, अर्थात आदेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। और ह, इसको हम ह भी लिख सकते हैं, साथ में इस वर्ग का हम चौथा वर्ण भी लिख सकते हैं। ये दोनों रूप शुद्ध होंगे। अब मैं बताऊंगा आपको, शब्द शुद्धि में अक्सर आता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन जब दोस्तों आपको ये नियम दिमाग में रचा बसा लोगे, तो इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, आप कभी उसको ना तो अशुद्ध उच्चारित करोगे और ना ही आप अशुद्ध रूप से लिखोगे। और अगर प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही सरलता के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। क्या है नियम? यदि शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ह है, तो ये प्रथम वर्ण शुरुआत में तो क्या होगा, अपने ही तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा था, बदल जाएगा। और ह की जगह जिस वर्ग का ये वर्ण है वो अपने चौथे में बदल जाएगा, या फिर हम उसकी जगह चौथा ना बदलते हुए हा भी लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। अब मैं एक उदाहरण से आपको इसको समझाता हूं। शब्द क्या है, वाघरी। दो तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, यहां घ आ रहा है, यहां ह आ रहा है। अगर मैं इसको विग्रह करूं तो मैं लिखूंगा वाक और हरि। अब आप समझ पाए हो इसको, इस नियम को, वाक और हरि। यहां प्रथम शब्द था, यहां ह आया था। तो शुरुआत में तो ये प्रथम शब्द किस में बदला, ग में बदला। और यहां हमने हा भी ले लिया और साथ में इसका तीसरा ग भी बदल सकते हैं। विकल्प चिन्ह मैंने आपके बीच में लगा दिया, हम इन दोनों शब्दों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और पीछे हमने री का री रख दिया। अब इनको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, वा का वा लिखा, ग का स्वर रहित किया, घ और री लिख दिया। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखो तो वा ग ह को हुबहू रहने दिया और री का री लिख दिया, वाघरी। तो अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सर सब दोनों ही शुद्ध हैं तो हम इनको अलग अलग तरीके से क्यों लिखते हैं? तो एक बार आप मेरे अनुरोध से इसका उच्चारण करके देखिए दोनों शब्दों का, क्या आप कुछ अंतर कर पा रहे हो या आपको उच्चारण साम्य प्रतीत हो रहा है, अर्थात समानता के साथ प्रतीत हो रहा है। वाघरी, वाघरी, हल्का कुछ साम्य आपको इसमें लग रहा है। अगर मैं शब्द बोलूं तो आपको उसको लिखन करना होगा या लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? मैं बोलूंगा वाघरी, कुछ मेरे साथी वाघ हरी ह की तरह लिख देंगे, कुछ उसमें घ लिख देंगे। मतलब उच्चारण के साथ लेखन का साम्य है। उसी साम्य के कारण व्याकरणाचार्यों ने इन दोनों रूपों को उच्चारण साम्य के आधार पर शुद्धता दी है और इस नियम के तहत शुद्धता प्रदान की है। क्लियर? उसी प्रकार आता है अज और हीन। ज किस वर्ण में आता है? च में। अच और हीन। अच का तात्पर्य होता है स्वर, हीन मतलब नहीं, अर्थात वह शब्द जो स्वर से
हीन है था, उसमें स्वर नहीं है, उसको हम अजहीन भी कहते। ये च किस में बदला? अपने तीसरे में ह का ह, इसके जगह हमने क्या ले लिया? एक और ज ले लिया, जो कि चौथा था। ये दो बदलाव हुए। अब इसको हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, अजहीन या फिर अज और बड़ी की मत ना अजहीन, दोनों में उच्चारण सामने आ रहा है आपके, दिख रहा होगा अजहीन अजहीन। अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा तो आप दोनों में से कोई शब्द लिखोगे, दोनों ही शुद्ध है। उसी प्रकार यह शब्द आता है आपके सट, ड किस में आ रहा है? ट का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो आप करोगे सट और हार, सट और हार शब्द लिख सकते हो। ट किस में बदल रहा है? अपने तीसरे में, किसमें बदल रहा है? तीसरे में, यहां ह और चौथा ट ढ में भी आ रहा है, तो आप इसको सट ढार या सट हार शब्द भी लिख सकते हो। एक शब्द आ रहा है आपके पद्धति। पद्धति को मैं तीन तरीके से लिखता हूं, देखो दो तो आपके सामने लिखे हुए, एक मैं अगर इस प्रकार से लिखता हूं तो क्या यह शुद्ध है? क्या यह शुद्ध है क्या? इसको हमें देखना है। क्यों? मैंने आपको साथियों शुरू में ही कहा था, हम ये शब्द पढ़ते पढ़ते शब्द शुद्धि का चैप्टर भी हम अपने साथ अनायास ही लेते चलेंगे, और जब शब्द शुद्धि करेंगे तो कुछ नियम बचेंगे हमारे पास। अधिकांश तो हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय में समाप्त कर चुके होंगे। तो आप इन प्रकरणों को साथ साथ शब्द शुद्धि को भी लेते हुए चल रहे हैं, तो ये विशेष आप ध्यान रखना, मेरा आपसे ये अनुरोध है। तो ये तीन शब्द है, 1, 2 और 3। तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, क्या तीनों शुद्ध है? आप में से कुछ साथी इनको शुद्ध बता रहे हैं, कुछ इनको बता रहे होंगे, किंतु ये तीनों ही तीनों शुद्ध हैं। और अभी मैं इनकी शुद्धि का कारण बता देता हूं। ये देखो संधि शब्द हैं, द किस में आया? ता में। अगर मैं इसका विग्रह करूं तो मैं क्या करूंगा? पत और हति, पत और हति। चूंकि नियम हमारा ये बोल रहा है प्रथम है, त क्या है? प्रथम है, साथ में क्या मिला है? हा मिला है। त किस में बदल गया? द में बदल गया, और ता की जगह यहां चौथा वर्ण क्या आ गया? ध आ गया, और साथ में हम हा भी लिख सकते हैं। तो हम इसको एक तरीके से तो ये भी लिख सकते हैं पद हति, एक हम लिख सकते हैं पद्धति, दोनों का उच्चारण साम्य भी है। अब यहां क्या है? द स्वर रहित है, द स्वर रहित है। यहां मैंने देखो द के साथ क्या लगाया है? द के साथ क्या लगाया मैंने यहाँ पे आपके? ये लगाया है। और मैंने आपको वर्ण विचार करते हुए साथियों उस समय भी बताया था कि जो वर्ण शिरो रेखा के नीचे लगता है वो सदैव और सदैव स्वर रहित होता है। क्या होता है? स्वर सहित होता है। तो यहां क्या होगा? ये ध में आ जुड़ा हुआ होगा, और ये द क्या होगा? ये शब्द होगा। द स्वर रहित होगा और ध स्वर सहित होगा। और यहां हमारे पास क्या आ रहा है? ध स्वर सहित आ रहा है, द स्वर रहित आ रहा है। तो हम इसको अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो भी स्वर रहित और स्वर सहित दोनों वर्ण हमें मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे? मिल पा रहे। तो ये भी हमारे पास क्या है? शुद्ध है। एक शब्द और आता है, आप कई बार इस प्रकार से लिखते होंगे, उद्धरण। उद्धरण है ना? यह भी इसी प्रजाति या जिसको हम इसी प्रकृति का कह सकते हैं, यह भी इसी प्रकृति का है। अगर मैं इसको लिखूं उत और हरण, उत और हरण, तो किसमें बदला? अपने तीसरे में। तीसरा क्या था? द। और यहां हा भी लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं? दा भी लिख सकते हैं। तो एक तो मैंने इस रूप में लिखा,
एक मैं आपको इस रूप में लिख सकता हूं, उदाहरण, और एक मैं इस रूप में लिख सकता हूं, उदाहरण। एक, दो और तीसरा रूप, संधि क्या हुई? सिर्फ एक। तो इस प्रकार इस उपनियम से संधि से जुड़े हुए सभी जो है अधिकांशतः ये 3 स्वरूपों में लिखे जा सकते हैं। मेरा यह बताने का आपका उद्देश्य था, इसीलिए मैंने आपको इन 3 शब्दों को अलग अलग तरीके से बताया था। अब आगे देखिए आप, अपहरण किस वर्ग में आता है? प में। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या कर देंगे? अप और हरण। अब अलग अलग विश्लेषित करने की मेरे को लगता है आवश्यकता अब इस उपनियम के अंतर्गत आपके और हमारे बीच में नहीं रही, क्योंकि हम विग्रह करते ही उसको समझ पा रहे होंगे। प बदल गया, ब में ह को हूबहू लिख सकते हैं, या फिर प का चौथा वर्ण जो आता है भ, वो भी लिख सकते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है या फिर यहां है। एक शब्द आता है सिद्धांत, इसको भी हम इसी तरह से भी लिखते हैं, सिद्धांत। लिखते या नहीं लिखते साथियों? जी लिखते हैं। ये भी 3 रूप में चलता है। अगर हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो मैं क्या करूंगा? सित और अंत। त किसमें बदला? द में, और त की जगह ह की जगह हमने क्या लिया? त का त वर्ग का चौथा वर्ण ध, आ की मात्रा लगाई और न और त लिख दिया, सिद्धांत। अगर नहीं बदले हैं तो सिद्धांत भी लिख सकते हैं। चूंकि द स्वर रहित है और ध पूर्ण है, तो हमने द के साथ ध मिलाकर के भी लिख सकते हैं, जैसा पद्धति में लिखा, उद्धरण में लिखा। आया समझ? तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि इस नियम के अंतर्गत आता है। तो हमने अब तक 3 नियम देखे, एक मुख्य नियम और 2 उससे जुड़े हुए उपनियम। अर्थात जब किसी शब्द में शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, अर्थात इनमें से कोई एक हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण सघोष हो। सघोष को हमने 3 भागों में बांट दिया कि प्रथम नियम के अंतर्गत क्या पढ़ा था हमने कि तीसरा चौथा वर्ण य र ल या स्वर हो तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। उसी के अंतर्गत उपनियम में पढ़ा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट और त प में से कोई एक हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इन्हीं वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो ये अपने ही, पहला क्या है? अपने ही 5वें में बदल जाते हैं, या जिसे हम व्याकरणिक भाषा में कहें कि आदेशित हो जाते हैं। तीसरा नियम आपके सामने है। आप इनको तीनों नियमों को, इस कक्षा को बार बार आगे पीछे करते हुए भी पढ़ सकते हो, और ये 3 नियमों को, ये 3 बॉक्सों को अपने दिमाग में रचा बसा लो। इससे जुड़े हुए असंख्य उदाहरण, मैंने तो आपको कोई 5-7 उदाहरण बताए होंगे, इनसे जुड़े हुए असंख्य उदाहरण आप, मैं ये मानता हूं, बहुत ही सरलता से हल कर पाओगे। अब आपके सामने यही प्रश्न, क्या ये भली भांति समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो इसको एक बार पुनः देखिएगा और अभ्यास करिएगा, और अभ्यास के दौरान जो भी प्रश्न आपके सामने आए, जो भी शब्द आपके सामने आए, उनको आप लिखते रहिएगा, क्योंकि मैंने कहा था अंतिम कक्षा में हम संधि पूर्ण करने के बाद सभी आपके प्रश्नों को निरुत्तरित नहीं छोड़ेंगे, सभी का विग्रह, सभी का समाधान हम उसके अंतर्गत करेंगे। आज की कक्षा में हम आज इतना ही कर रहे हैं। आगे की कक्षा में हम फिर इस नए क्लेवर के साथ, नए नियमों के साथ, नए स्वरूपों, नए शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद।